बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं कि क्या फ़्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर वीज़ा लगता है या फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कॉल भी की कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड योर ट्रैवल हिस्ट्री इफ़ एनी का मतलब तो यही बनता है कि अगर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई, अप्लाई करने से कनाडा या कोई भी कंट्री कभी भी मना नहीं करता कि आप अप्लाई करो या ना करो, मगर कनाडा का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री कोशिश करें कि सबसे बेहतर होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कुछ वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर लगते हैं, मगर वो फ्रेश पासपोर्ट्स कैसे होते हैं, जो उस फ्रेश पासपोर्ट का ओनर होता है उनके बिज़नेस टाइज़ कैसे होते हैं, उनकी बैकग्राउंड कैसी होती है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होता है, माली हैसियत उन्होंने कैसी अपनी प्रूव की होती है उस फाइल में जो वो एम्बेसडर के आगे रखते हैं, तो फिर उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट भी हो जाता है। मैं अभी आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि अगर आपका फ़्रेश पासपोर्ट है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ट्रैवल हिस्ट्री ही बनाएं ताकि आपका वीज़ा 100% आपको ग्रांट हो कनाडा का। और अगर नहीं तो फिर अपना बिज़नेस जो है वो इस तरह का शो करें या इस तरह का आपका बिज़नेस होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट आपकी इस तरह की जॉब्स होनी चाहिए कि जिससे एम्बेसडर को लगे कि अगर ये टूरिज़म का वीज़ा अप्लाई कर रहा है ये कैंडिडेट, तो इसको वीज़ा क्यों हम दे दें। अब एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स के हवाले से तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा, बिज़नेस के हवाले से और बिज़नेस की जो आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, उसके हवाले से मैं आज के वीडियो में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ आतिफ़ मतीन। बहुत ज़्यादा ये बात सुनने में आई है कि फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा का वीज़ा वो कभी भी नहीं ग्रांट होता। एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन में ये होता है कि जो बंदे जिनको कनाडा का वीज़ा मिलता है, मैंने ये देखा है कि या तो वो कोई कैनेडियन किसी आदमी से, किसी फर्म से कहीं बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उनसे वो स्पॉन्सर लेटर मंगवा लेते हैं, या कोई बिज़नेस इनविटेशन ऐसा होता है कि जिसकी वजह से फ़्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर भी वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ टूरिज़म का वीज़ा फ़्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर बग़ैर इनविटेशन या बग़ैर उसके बिज़नेस इनविटेशन या बग़ैर स्पॉन्सर के नहीं मिलता। एक और वे से आपको वीज़ा मिल सकता है और वो है अगर आपका वेल स्टेब्लिश बिज़नेस है। वेल स्टेब्लिश बिज़नेस जो है वो आपकी फ़ाइल में भी नज़र आना चाहिए। जैसे 2-3 वेज़ हैं जो आपके वेल स्टेब्लिश बिज़नेस को एम्बेसडर के आगे प्रेजेंट करते हैं। उनमें से सबसे पहले आपका बिज़नेस जो है SCCP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करवा लें, वो सबसे बेस्ट है अगर ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर आपने वीज़ा लेना है। वहाँ की रजिस्ट्रेशन के बाद आप सेकंड काम ये करें, अगर वो नहीं करवाते आप, तो फिर जिस प्रोविंस में आप सूबे में रहते हैं और वहाँ पे जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस के पोर्टल हैं, जैसे पंजाब का पोर्टल है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा लें। ऐसे ही दीगर सूबों में भी हैं। वहाँ पे भी अगर आप नहीं करते तो एटलीस्ट उसको जो आपका कंसर्न्ड आपके इलाके में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे ही उसको रजिस्टर्ड करवा लें और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि ये ना हो कि आपने कल वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवानी है और एक वीक पहले आपने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। ऐसा बिज़नेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद आप आ जाएं, आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो गई, उसी बिज़नेस के ऊपर आप उसी बिज़नेस का नाम का जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है उसी का बिज़नेस अकाउंट खुलवाएं उसी नाम से। जैसे मेरा है मतीन लॉ फर्म रजिस्टर्ड बिज़नेस है, तो मैंने मतीन लॉ फर्म ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। मैंने अपने जो रजिस्ट्रेशन के पोर्टल हैं वहाँ पे भी मतीन लॉ फर्म रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी मतीन लॉ फर्म के नाम से है। और इसी तरह यही सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मेरा यूनिक बिज़नेस जो हो वो शो हो रहा होता है। इसी तरह आपका टैक्स रिटर्न्स में वो आना चाहिए, आपके बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी वो आपका बिज़नेस शो होना चाहिए। अब ये तो हो गया कि आपका बिज़नेस का नाम और ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। इसी बिज़नेस अकाउंट के नाम से जो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी, वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो ये नहीं कि आप उसमें 1-2 मिलियन 3 मिलियन रखे हुए हैं और वो उसी में स्टेबल है, उसमें से थोड़े थोड़े आप निकाल रहे हैं और फिर उसमें डाल रहे हैं। बिज़नेस स्टेटमेंट ऐसी नहीं होती। बिज़नेस स्टेटमेंट ये होती है कि सपोज़ आज आप ट्रेडर हैं, आपको रॉ माल या कुछ भी ऐसा चीज़ सस्ती मिल रही है
जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास 3 मिलियन पड़ा हुआ है, आप 3 मिलियन से ही वो सारी की सारी परचेज कर देते हैं, यूँ आपका बैंक अकाउंट जो है वो ज़ीरो पे आ गया। इस तरह की बैंक स्टेटमेंट होती है। बिजनेस स्टेटमेंट इसी को कहते हैं। ये नहीं कि 10-20 लाख जो है उसमें थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। वो यकदम ज़ीरो भी हो सकता है, वो यकदम बूस्ट भी कर सकता है। आज ही आपके जो रिटेलर्स हैं या जहां आप कोई अपनी चीज़ सेल की है वो आपको सारी की सारी बिक गई है, तो आपके उसमें उतने ही पैसे या उस प्रॉफिट के साथ आ गए। इस तरह का होता है। जब आप ऐसा अकाउंट मैनेज कर लेंगे तो देन आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट करनी हैं। टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए जो बिज़नेस अकाउंट आपने ओपन किया वही बिज़नेस अकाउंट आपकी टैक्स रिटर्न्स में उसका नाम से वो शो होना चाहिए, एक बात। दूसरा, उसका एड्रेस और ये सारी चीज़ें उस आपस में टैली करनी चाहिए। जो आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है अपने बिज़नेस की और आपकी टैक्स रिटर्न में वो बिज़नेस का एड्रेस होना चाहिए। फिर ये यूटिलिटी कनेक्शंस जो होते हैं ये भी सेम दोनों में मैच करने चाहिए। फिर आपके बिज़नेस का जो वॉल्यूम है वो आपकी टर्नओवर से, बैंक स्टेटमेंट की टर्नओवर से पता चलता है। अब आपका टर्नओवर जो है वो सपोज़ करें कि 10 मिलियन है आपका, 1 करोड़। अब आप जो टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उसमें जो अपना बिज़नेस का वॉल्यूम शो करना है वो 1 करोड़ ही शो करना है, ना ऊपर ना नीचे। ये थोड़ा बहुत हो जाए तो वो अलग बात है। अब ये नहीं कि यहाँ पे आपने अपना बिज़नेस वॉल्यूम जो है वो शो कर दिया है कि मैं 8-10 लाख या 20 लाख 50 लाख या 5 मिलियन तक ही मेरा बिज़नेस है। यहाँ आपकी स्टेटमेंट बता रही है, जो क्लोजिंग बैलेंस के अलावा टर्नओवर होता है वो बता रहा है कि इसका टर्नओवर पूरे साल का 1 करोड़ का है। और यहाँ पे आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो बता रही है कि ये 50-60 लाख से कभी ऊपर गया ही नहीं। ये जो इर्रेगुलरिटी इसको बोलते हैं, इर्रेगुलरिटी जो है ये आपको वीज़ा नहीं लेने देगी। ख़ासतौर पे यूके वाले तो इतने कॉन्शियस हैं इस सारे इशू को लेके कि वो तो इस छोटे एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं। अब यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट में टर्नओवर और इधर आपकी टैक्स रिटर्न में आपका बिज़नेस जो है वो एक जैसे अगर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपने उस सारे को कंक्लूड करना है और उस अपनी टैक्स रिटर्न में से अपने सारे एक्सपेंडिचर्स निकालने हैं, अपने सैलरीज़ निकालनी है, अपने एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं जैसे सेलिंग के ऊपर आते हैं और अपने फ्यूल के, पावर के, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे आपने से उसमें निकालने हैं उस अपने 1 करोड़ के बिज़नेस वॉल्यूम में से। देन आपने अपना आउटकम देना है कि ये मेरी बचत है। वो बचत जो है वो आपकी फिर बिज़नेस अकाउंट में शो होनी चाहिए कि इतना इसका अराउंड, इतना इसका अप एंड डाउन हो के तो इतना इसका वॉल्यूम चलता रहता है। जैसे कि आपका अकाउंट में पड़ा हुआ है 20 लाख रुपया और यहाँ पे आपकी बचत जो है वो शो हो रही है 20 लाख, मतलब कि आप चाहे बूस्ट कर जाए आपकी वो 20 से 30 में भी चली जाए, 40-50 में, मगर एवरेज जो है वो 20 लाख आ रही है और यहाँ पे आपका इनकम जो है वो भी 20 लाख शो हो रही है। अब ऐसी जो टैक्स रिटर्न होगी, ऐसी जो बैंक स्टेटमेंट होगी और वो आपका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इन्वेस्टर को बताएंगे कि आप वाकई ही बिजनेसमैन हो। अगर इनमें डिफरेंस आता है तो फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी एविडेंस हैं जो वो डिसीजन का पेपर देते हैं मुझे, वो मेरे सब्सक्राइबर्स ने वो व्हाट्सएप भी किए हुए हैं, मगर मुझे अभी वो टाइम नहीं मिल रहा थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से कि मैं वो आपको दिखाऊं और उनको एक्सप्लेन करूं आपके सामने। मगर होता यही है कि एफबीआर की टैक्स रिटर्न्स और आपकी बैंक स्टेटमेंट जब आपस में मैच नहीं कर रही होती देन रिफ्यूज़ल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आप पहले नहीं लगा रहे, आपका बिज़नेस जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहा आपकी वीज़ा फ़ाइल के साथ, तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, वो सबसे बेस्ट है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और ब्लैंक पासपोर्ट्स के ऊपर अगर किस्मत आजमाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तो इतनी स्ट्रांग करें कि कंसिडर तो हो, रिफ्यूज़ल हो जाए कोई इशू नहीं है, फिर दोबारा अप्लाई हो जाएगा, मगर वो किसी कंसिड्रेशन में तो आए। अब आप यहाँ पे नील रिटर्न सबमिट कर दें, यहाँ पे बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी जो उनकी भी ट्रांजैक्शन इस लेवल के नहीं है कि वो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हों, तो ऐसी सूरत में मुश्किल हो जाती है। आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर मेरी जिस तरह अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ अच्छा डिलीवर किया है या आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश की है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने, चूँकि मैं टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, टैक्स की प्रैक्टिस से फिर वीज़ा फाइल्स भी प्रिपेयर कर देता हूँ अगर कोई कहे,
तो ये मेरा उस सब में एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल होती है, रिफ्यूज़ल के ऊपर कोई बताता भी नहीं है, बस ये होता है कि आ जाए केस किसी का, कोई हमें कह दे कि जी साडा वीज़ा लवा दो कनाडा का, और उससे 20-30-50 हज़ार फ़ीस ले ली और चलो छड्डो मिट्टी पाओ। अब रिफ्यूज़ल हो गई, आपको तो लॉस हो गया। और इस रिफ्यूज़ल से बचने के लिए जिस तरह मैंने बताया है, इस तरह आप ये वे अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको लगा है कि मैंने कोई अच्छी बात की है, और फिर शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।